हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी विथ मनीष मास्टर। तो इसका नाम मैंने चेंज कर दिया है फ़िलहाल। तो अभी मैं वही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इससे सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं भाई मौलिक अधिकार के बारे में, ठीक है। मौलिक अधिकार सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के पैटर्न से भी और रियल लाइफ में भी, ठीक है। इसे यूएसए के संविधान से लिया गया है, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जो है इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र भी कहा जाता है, यह आपको याद रखना है, ठीक है। यानी कि संविधान के भाग 3 को भारत के मैग्ना कोटा भी कहा जाता है। इनमें से किस भाग को भारत का मैग्ना कोटा कहा जाता है, ठीक है, भाग 3 को कहा जाता है। अब देखिए, इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है और राष्ट्रीय आपात के दौरान आर्टिकल 352 के द्वारा जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर, ठीक है, अन्य सभी मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। यानी कि इसको हटा दिया जाए, मतलब बाकी जितने भी आपकी जो मौलिक अधिकार वो सारे हट जाएंगे अगर आर्टिकल 352 लग गया तो। लेकिन जो आपका जीवन जीने का अधिकार है उसको छोड़ के, ठीक है, बेजीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़ के, ठीक है। तो मूल संविधान में आपके 107 जो आपके मौलिक अधिकार थे, लेकिन जो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का जो अधिकार था आर्टिकल 31 एवं 19 के खौ को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे क्या किया गया, संविधान के आर्टिकल 300 के ए में जो आपके अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में जो आपका रखा गया था। कई बार पूछा जाता है कि संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, तो एक ऐसा अधिकार है आपका, ये आपका कानूनी अधिकार है, ठीक है, याद रखना। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, विधिक अधिकार है भी पूछा जाता है, क्या ये विधिक अधिकार है कानूनी अधिकार, इस तरह से दोनों है, विधिक अधिकार भी है आपका, कानूनी अधिकार भी है। कौन सा, संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 300 के एक द्वारा इसको प्रदर्शित मतलब आता है उसमें, ठीक है। पहले जो था ये आर्टिकल 31 में आता था और 31 में आता था और 19 की कॉमा आता था, ठीक है। इसको वहां से रिमूव करके कहाँ रखा गया, सीधे आर्टिकल 300 के एक के अंतर्गत कानूनी अधिकार दिया गया इसको, ठीक है। अब देखिए 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, ठीक है, संपत्ति का अधिकार को हटाया गया। कई बार 76 भी आता है, 76 मत करना, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 के द्वारा, ठीक है। अब बात करते हैं 1931 में कराची में एक अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता करते हैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। उन्होंने इसमें जो है कांग्रेस ने घोषणा पत्र में जो आपके मूल अधिकारों की मांग की और मूल अधिकारों का प्रारूप जो आपके जवाहरलाल नेहरू ने ही बनाया था, तो याद रखना इसको, ठीक है। अब देखिए मौलिक अधिकार की बात करें, समता या समानता का अधिकार आता है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार आता है आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, ठीक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आते हैं आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में आता है, ठीक है। संवैधानिक जो उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में आता है, याद रखना इसको। देखिए समता या समानता का अधिकार जैसे मैंने कहा आर्टिकल 14 में आता है, 14 से लेके 18 तक आता है, ठीक है। आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता की बात करता है। इसका अर्थ यह है कि जो आपके राज्य सभी व्यक्तियों के लिए क्या है, एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू होगा, ठीक है। दूसरा आपका आर्टिकल 50, इसमें धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। राज्य के द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 16 आता है आपका लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के बारे में, ठीक है। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अपवाद है SC, ST और OBC के लिए, ठीक है। अब तो EWS भी आ चुका है इसमें, यानी कि जो आर्थिक पिछड़ापन है, ठीक है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ठीक है, EWS। तो वो भी इसमें आपका क्या आ जाता है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता के बारे में। अब जो आपका जो अपवाद है SC, ST, OBC और EWS में, ठीक है। आर्टिकल 17 आपका अस्पृश्यता का जो अंत है उससे संबंधित है, यानी कि जो अनटचबिलिटी का संबंधित है, ठीक है। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए से दंडनीय अपराध जो है घोषित किया गया है, याद रखना। आर्टिकल 18 आपके उपाधियों के अंत से है, सेना या विद्या संबंधी सम्मान की सेवाएं अन्य किसी भी उपाधि द्वारा राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति के आगे के कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता, ये कहा गया इसमें, ठीक है।
जैसे कि आर्टिकल 18 है, उसमें भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री जो पुरस्कार है, सेना द्वारा परमवीर चक्र और महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार आपके आर्टिकल 18 के तहत जो आपके दिए जाते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार आता है आपके। अब बात करते हैं, पहले हमने किसकी बात की, समता या समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से 18 तक आता है। 14 आपका विधि की समक्ष समानता की बात करता है। आर्टिकल 15 आपका धर्म, नस्ल, जाति, भेदभाव का निषेध करता है। आर्टिकल 16 आपका लोक नियोजन के संबंध के बारे में बात करता है। आर्टिकल 17 आपके अनटचबिलिटी यानी कि जो अस्पृश्यता का अंतर से संबंध है। आर्टिकल 18 आपकी अपराधियों का अंतर से संबंधित है। ठीक है, अब बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। जैसे कि मैंने कहा था, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक आता है। ठीक है, इसमें आपके 19 में आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है। ये मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था। अब जो है सिर्फ अब कितने हैं आपके 6 प्रकार के आपकी क्या है आपके स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 19 के एफ को हटा गया गया, जो आपकी संपत्ति का अधिकार था उसको 44 से संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया था। ठीक है, पहला जो आपका जो संपत्ति का अधिकार था वो आर्टिकल 19 के ए में आता था, सॉरी 19 में अब में आता था, और वैसे किस में आता था आपका ये आर्टिकल 31 में। ठीक है, इसको हटा के आपके आर्टिकल 300 ए में रखा गया है, जो आपका एक का है विधिक अधिकार और कानूनी अधिकार है। ठीक है, अब देखिए 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार कौन कौन से है। 19 का ए कहता है कि बोलने की स्वतंत्रता, 19 का ए बोलने की स्वतंत्रता है। 19 का बी कहता है कि शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19 का सी कहता है कि संघ बनाने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19 का डी कहता है कि देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की जो स्वतंत्रता है, मतलब आने जाने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19 का ई कहता है कि देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19 का जी कहता है कि कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता है। ठीक है, तो 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता है ये मेन इंपोर्टेंट हो जाती है, कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कोई भी व्यापार जीविका चलाने का जो अधिकार है 19 के जी के द्वारा है। और प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन आर्टिकल के 19 के ए में ही किया गया है, और बोलने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता एक ही है। ठीक है, कभी भी कई बार पूछा जाता है इसके बारे में। उसके बाद आर्टिकल 20 आता है। आर्टिकल 20 आपके अपराधों के आपके लिए 2 सिद्धि के संबंध में सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। अपराध करते समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में जो कानून बनाए गए हैं उसके तहत। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका याद रखना है। ठीक है, ये 3 आपकी चीजें हैं आर्टिकल 20 में। आर्टिकल 20 में क्या है आपका 20 में अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। ठीक है, आर्टिकल 21 में आता है आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद आर्टिकल 21 के तहत प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है कि वो अपने नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। इसके लिए भारत सरकार ने संसद में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 में पारित किया था। अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ न्यू दिल्ली में है, और जो इसकी 4 अन्य पीठ है भोपाल में है, आपका पुणे में है, कोलकाता में है और चेन्नई में। ठीक है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण देश में पर्यावरण से संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी है, ये भी आपको याद रखना है। ये क्या आपका अर्ध न्यायिक संस्था है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 21, जो अभी मैंने बताया था ना आपका, ये क्या कहते हैं जो हरित राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अक्टूबर 2010 में इसका क्या किया गया था, इसकी गठन किया गया था, यानी कि स्थापना की गई थी। ठीक है, अब आर्टिकल 21 का कौ क्या कहता है, ये कहता है कि राज्य में 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उसके समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसे कि राज्य विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था, इसको याद रखना। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तार या निरोध में संरक्षण। जैसे आपके अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। पहला आपका हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। दूसरा आपका 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। तीसरा आपका है उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। ठीक है, ये 3 आपके किससे संबंध है, कुछ दशाओं में गिरफ्तार या निरोध में संरक्षण। ठीक है, पहला आपका मैंने कहा कि हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। दूसरा आपका 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। तीसरा उसे अपने पसंद के जो आपके वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। ठीक है, देखिए
24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़ के, ठीक है, उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। ये 3 प्रकार की जो आपकी दशाएं दे रखी है आर्टिकल 22 में, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में बात की गई है। अब निवारक निरोध की बात करते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 22 है उसके खंड 3, 4, 5 और 6 में जो है तत्व संबंधी प्रावधान का उल्लेख मिलता है। निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध के पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है। निवारक निरोध का उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं, बल्कि उससे जो है निरोध का उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं, बल्कि उससे अपराध करने से रोकना है, ठीक है। यह निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने या भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से हो सकता है। और जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध की किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है, तब सरकार ऐसे व्यक्ति को के अधीन 3 महीने तक जो है अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है। यदि गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय के लिए निरुद्ध करना होता है तो उसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना होता है। जैसे कि आपको सोनम वांगचुक के बारे में पढ़ा होगा, एक बार उन्होंने जो आपका जब पहले आपका आंदोलन किया था लद्दाख को आपके 5th शेड्यूल के लिए जो है जब किया था उनको, तो उनको जो है आपके किसके अंतर्गत, इसी के अंतर्गत 3 माह की जो आपकी जेल होती है, ठीक है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। 3 महीने की से ज़्यादा होने पर आपको क्या करना पड़ेगा, कानूनी सलाहकार लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए जो अपराध तो उन्होंने किया नहीं था, लद्दाख के लिए जो 5th शेड्यूल मांग रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, बट इट जो उनको जो 3 माह की जो जेल हुई थी वो किसके कारण हुई थी निवारक निरोध के कारण, ठीक है, याद रखना इसको, काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने टॉपिक बता दिया आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, कुछ आपके इससे कानून भी बताऊंगा मैं अभी। उसके बाद नेक्स्ट है, इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित किए जाएंगे, किंतु जिन तथ्यों को निरस्त करना लोकहित के विरुद्ध समझा जाए उसे प्रकट करना आवश्यक नहीं है। मतलब कि जो सोनम वांगचुक थे वो 50 शेड्यूल तो मांग रहे थे, लेकिन जो वहाँ पे आंदोलन करते उनकी वजह से वहाँ पे काफी जो है प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है। इस वजह से गवर्नमेंट ने उनको क्या किया, 3 महीने के लिए जो आपके जेल के अंदर भेज दिया था, ठीक है। निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए शीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए। कहा गया है कि इसमें जिसको भी आपके निरोध के अंतर्गत जो व्यक्ति को जो आपका किया गया है उसको जो है जल्दी से जल्दी अवसर दिया जाना चाहिए अभ्यावेदन के लिए, ठीक है, मतलब अपने उसके लिए। अब देखिए निवारक निरोध से संबंधित अब तक की बनाई गई विधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला आता है निवारक निरोध अधिनियम 1950 का, ठीक है। इसमें भारत की संसद ने 26 फरवरी 1950 को पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया। इसका उद्देश्य राष्ट्र विरोधी तत्वों को भारत की प्रतिरक्षा के प्रतिकूल कार्य से रोकना था। इसे 1 अप्रैल 1951 को समाप्त किया जाना था, लेकिन किंतु समय समय पर इसका जो आपका जीवन काल बढ़ाया गया, अतः यह 31 दिसंबर 1971 को समाप्त किया गया, ठीक है। निवारक निरोध अधिनियम 1915 जो आपका संसद ने 26 फरवरी 1950 को पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया था। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 26 फरवरी 1950 को पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया था, ठीक है। देखिए जब भी कोई आपका इस तरह से कानून बनता है, हालांकि ये उन चीज़ों के लिए अच्छा है जो आपके जो देश में अशांति फैलाता है उनके लिए सही है, बट जो लोग जो आपके यहाँ के रहते हैं वो अपनी स्वतंत्रता के लिए या फिर अच्छी चीज़ों के लिए, ठीक है, मांगते हैं, तो उनके लिए ये बेकार है, ठीक है। इस व्यवस्था के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 का, इसे मिशा एक्ट भी कहा जाता है। देखिए 44वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा 79 के द्वारा इसके प्रतिकूल था। इस कारण अप्रैल 1971 में इसको समाप्ति किया गया था, क्योंकि इसके द्वारा जो है काफ़ी जो है आपका संविधान का उल्लंघन हो रहा था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निरोध अधिनियम 1974। पहले इसमें तस्करों के लिए नजरबंदी की अवधि 1 वर्ष थी, जिसे 13 जुलाई 1984 को एक अध्यादेश के द्वारा 2 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है। जैसे कि विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी, कुछ भी तस्करी करते हैं तो उसके लिए आपके 2 साल की जेल हो जाती थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 में बना था। जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों पे ये लागू किया गया है, ठीक है। आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोधक कानून की बात करें तो टाडा कहा जाता है इसको। निवारक निरोध व्यवस्था के अंतर्गत अब तक जो कानून बने हैं उनमें यह सबसे अधिक प्रभावी और सर्वाधिक कठोर कानून था। 23 मई 1995 को इसे समाप्त किया गया था, ठीक है। जो इतने भी कानून बनते हैं ना, ये आतंकवादियों के लिए और अन्य लोगों के लिए तो सही बनते हैं, पर उनके लिए सही नहीं है जो आपके जो अच्छे लोग होते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जो अच्छे लोग होते हैं उनको भी आपका इसकी जो है गुजरना पड़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो आपका जो शासन होता है, प्रशासन होता है, वो कई बार अपनी जो है जबरदस्ती की वजह से उन पे भी काबू कर लेता है। लेकिन जो आपके टेररिस्ट पे, कुछ लोगों पे, आपकी जो आतंकवादी होते हैं या फिर कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आपको समाज को गंदा करते हैं, उनके लिए एक अच्छा मैसेज है, ठीक है, अच्छा रहता है।
अब पोटो की बात करें, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस कहा जाता है। पोटो का फुल फॉर्म है, 2001 में बनाया गया। इसे 25 अक्टूबर 2001 को इसे लागू किया था। पोटो जो है टाडा का ही एक रूप है। इसके अंतर्गत 23 आतंकवादी कृत्यों का प्रतिबंधित किया गया। आतंकवादी या आतंकवादियों से संबंधित सूचना को छिपाने वाले को भी दंडित करने का प्रावधान किया गया। पुलिस तक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी, बिना किसी आरोप पत्र के 3 माह से अधिक हिरासत में नहीं रख सकती थी। ठीक है, किंतु बिना आरोप पत्र के 3 माह से अधिक हिरासत में नहीं रख सकती, हालांकि 3 महीने रख सकती है। ठीक है, जैसे आपको किसको रखा था, सोनू वांगचुक को। ठीक है, पोटा के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन यह अपील गिरफ्तारी के 3 माह बाद ही हो सकती है। ठीक है, पोटो जो है आपका 28 मार्च 2002 को अधिनियम बनने के बाद जो है पोटा यानी कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट हो गया। 21 सितंबर 2004 को इसको अध्यादेश के द्वारा समाप्त किया गया था। ठीक है, क्योंकि इसके द्वारा जो है काफ़ी जो है उल्लंघन हो रहा था। ठीक है, आम इंसानों पर भी ये चीज़ें लागू की जा रही थी जो मतलब सरकार के विरुद्ध हैं, तो इस वजह से इन चीज़ों को बंद किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर से मैं इसको रिपीट करने वाला हूँ क्योंकि ये चीज़ें आपके जो है क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। पहला आपका निवारक निरोध अधिनियम 1950 में बनता है। 26 फरवरी 1950 में पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया जाता है। ठीक है, और इसको जो है 31 दिसंबर 1971 को समाप्त किया जाता है। कितने 1971 को। ठीक है, 31 दिसंबर 1971 को समाप्त किया जाता है, तो याद रखना पहला। दूसरा आपका मीसा एक्ट है। मीसा एक्ट जिसे बोलते हैं आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम। ठीक है, तो मीसा एक्ट आया था आपका 1971 में, और ये आपका 44 संविधान संशोधन 1979 द्वारा इसके प्रतिकूल था। ठीक है, इस कार्य से अप्रैल 1971 में ही समाप्त किया गया था। ठीक है, याद रखना इसको। तो मीसा जो एक्ट आया था वह 1971 में आया था और इसको 1971 में ही समाप्त कर दिया गया था 44 संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 1979 द्वारा। अब तीसरा आपका विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निरोध अधिनियम 1974 में बनता है। इसके लिए जो है पहले अवधि 1 वर्ष की थी। तस्करी में पाए गए हैं तो 1 साल के लिए जेल होती थी। फिर इसको जो है आपके कुछ 1984 में अध्यादेश जो के द्वारा इसको 2 वर्ष इसका कार्यकाल किया गया था। ठीक है, 84 में याद रखना है आपका 74 का 1974 का एक्ट है आपका। ठीक है, याद रखना विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निरोध अधिनियम। उसके बाद है आपका राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 का, तो ये जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में आपकी लागू है। उसके बाद है आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोधक कानून, जिसे बोला जाता है टाडा। ये आपकी जो है आपका जो कानून बना था सबसे अधिक प्रभाव, सबसे अधिक कठोर था, इस वजह से इसको 1995 में जो है आपको समाप्त किया गया था। 23 मई, कई बार पूछा जाता है टाडा को कब समाप्त किया गया था, 23 मई 1995 को। ठीक है, क्यों किया गया, क्योंकि ये आपका अधिक प्रभावी और सर्वाधिक कठोर कानून था। ठीक है, अब पोटो की बात करें, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस 2001 को, इसे 25 अक्टूबर 2001 को लागू किया गया था। इसके अंतर्गत ये टाडा का ही रूप है। ठीक है, इसमें जो है आपकी 23 आतंकवादी घटनाओं को प्रतिबंधित किया गया और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें जो होते हैं मतलब शक होने पे, किसी भी शक होने पे आपको 3 महीने के लिए जेल भेजा जाता है। उसके बाद आप जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। ठीक है, और 28 मार्च 2002 को अधिनियम बनने के बाद टाडा हो गया था इसका नाम। ठीक है, पोटा हो गया था, पोटा। ठीक है, तो याद रखना पोटो को पोटा कर दिया गया था। पहला था इसका फुल फॉर्म था प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस था, लेकिन बाद में किया गया प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट किया गया था इसको। ठीक है, 21 सितंबर 2004 को इस अध्यादेश को समाप्त किया गया था, ये भी आपको याद रखना। तो जब भी आपको पोटो के बारे में पूछा गया तो इसे 25 अक्टूबर आपके 2001 को लागू किया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं हम। हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था समानता का अधिकार 14 से 18 तक। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा था, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा था। ठीक है, जो आपके 19 से 22 तक था। ठीक है, 22 तक हमने पढ़ा था। उसके बाद हम शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ेंगे, जो मौलिक अधिकार है। ठीक है, कहाँ से है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से लेकर 24 तक। ठीक है, अब देखिए जो आर्टिकल 23 मानवों के दुर्व्यवहार और बलद श्रम का प्रतिषेध करता है। मतलब क्या है इसका, इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री बेकारी तथा इस प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। ठीक है, जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। बट जो आपका जैसे कि किसी व्यक्ति को आपको काम पर रखा है, उसको पैसे नहीं दिए आपने, तो यही आपको क्या है, मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है आर्टिकल 23। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, उसके बाद 24 की बात करें तो बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, यानी कि जो 14 वर्ष से कम बच्चे हैं उनको किसी भी कारखाने और खानों या अन्य किसी जोखिम भरे कार्य में नियुक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है,
और उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हमने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक कहा था। तो आर्टिकल 25 कहता है कि अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप में मनाने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी धर्म का मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, ये कहा गया है आर्टिकल 25 में। आर्टिकल 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना, पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व और प्रशासन करने का अधिकार है। ठीक है। आर्टिकल 27 कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसी कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता कि जिसका आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक समुदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। ठीक है। तो आर्टिकल 27 क्या कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक समुदाय की उन्नति या पोषण के लिए हो। ठीक है। आर्टिकल 28 कहता है कि जो राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश का प्रयास सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। ठीक है। अब बात करते हैं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार के बारे में। तो ये आता है आपका आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक। ठीक है। तो आर्टिकल 29 के अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण से संबंधित है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित कर सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश नहीं रोका जा सकता। ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है कि जो वर्तमान में 6 समुदाय मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को समुचित आधार प्रदान करने के लिए 2005 में तत्कालीन जो केंद्र सरकार थी उसके द्वारा प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। ये आपको याद रखना। ठीक है। तो याद रखना, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था, 2005 में हुआ था। किसके लिए हुआ था? अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को समुचित आधार प्रदान के लिए। ठीक है, प्रदान करने के लिए। आर्टिकल 30 की बात करते हैं तो इस शिक्षा संस्थानों की स्थापना, प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का जो अधिकार है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है। सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह की भेदभाव नहीं कर सकती, ये कहा गया है 30 में। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। जैसे कि आपको पता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसको आधुनिक मानव कहा जाता है, उन्होंने यह संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा? संविधान की आत्मा कहा। ठीक है। आर्टिकल 32 को क्या कहा आपका? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का आत्मा कहा है, ये आपको याद रखना है। अब आर्टिकल 32 की बात करें, क्या होता है आर्टिकल 32 में, क्या है ऐसा चीज? इसके अंतर्गत जैसे मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाही द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार के समादेश यानी कि जो रिट है वो आपके निकालने की शक्ति प्रदान की है। पहला आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे बोला जाता है प्रोहिबिटेशन। ठीक है। दूसरा आपका क्या? परमादेश, जिसे बोला जाता है मंडामस। ठीक है। उसके बाद तीसरा आपका प्रतिषेध लेख, जिसको बोला जाता है प्रोहिबिशन। सॉरी, जो मैंने बंदी प्रतिरक्षण बोला उसको बोला जाता है हैबिस कॉर्पस। हैबिस कॉर्पस बोला जाता है बंदी प्रतिरक्षण को। और दूसरा आपका परमादेश हो गया, जिसे मंडामस कहा जाता है। प्रतिषेध लेख आपका प्रोहिबिटेशन, ये इंग्लिश के शब्द हैं। ठीक है। उत्प्रेषण बोला जाता है सेंट्री को, और अधिकार प्रसार लेख बोला जाता है क्यू वारंटू को। ठीक है। अब सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बंदी प्रतिरक्षण के बारे में। ठीक है। तो इसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है।